सर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की इस वीडियो में जो चीजें और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आपको पता है कि 2008 के अंदर जो लेमन ब्रदर वगैरह का क्रैश आया था, या फिर 2020 के अंदर जो कोविड-19 के टाइम पे 50% तक के मार्केट करेक्ट हो गया था, क्रैश हो गया था। उस समय पे जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो अपने पैसों को निकालते नहीं है और ना वो पैनिक सेलिंग करते हैं भाई, वो स्ट्रैटेजिक बाइंग करते हैं, समझ रहे हैं ना। और उनका पैसा एकदम से उस तरफ आने लगता है, उन सेक्टर्स में आने लगता है जिन सेक्टर्स को डिफेंसिव सेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये डिफेंसिव सेक्टर्स क्या होते हैं, और दूसरी बात एक चीज और, स्ट्रैटेजिक शिफ्टिंग क्या होती है, इन दोनों चीजों को हम समझेंगे। और आपको आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भाई बड़े बड़े निवेशक कहां पर अपने पैसों को डालते हैं। वो पैनिक सेलिंग नहीं करते, लेकिन अपने पैसों को वो शिफ्ट करते हैं। कहां पर शिफ्ट करते हैं, कौन से ऐसे 3 सेक्टर्स है जहां पर वो शिफ्ट करते हैं, और उन 3 सेक्टर्स में अपने पैसों को शिफ्ट करने के पीछे जो 3 रीजन है, उन 3 रीजन को भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, जैसा कि मैंने पीछे ही कहा था कि भाई जब बड़ा बड़ा क्रैश आता है, 2008 का लेमन ब्रदर का क्रैश हो गया, 2020 का कोविड-19 के टाइम पे जो क्रैश आया था, या उससे पहले जो 1999 के अंदर जो क्रैश आया था, इस तरह के जो भी क्रैशेस आते हैं, तो उस समय पे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या बड़े बड़े जो इंडिविजुअल मतलब इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पैसे ना डिफेंसिव सेक्टर्स के ऊपर आने लगते हैं, डिफेंसिव सेक्टर्स में आने लगते हैं। डिफेंसिव सेक्टर्स किसे कहते हैं, इसका सिंपल सा फंडा होता है, यानी ऐसे सेक्टर के अंदर पैसे निवेश कर दो कि इंसान की जिंदगी रुक जाए लेकिन इंसान की जरूरत ना रुके, समझ रहे हैं ना। वो लोग देखकर ऐसे सेक्टर के अंदर पैसे लगाते हैं जो सेक्टर चलना ही चलना है। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर वो कौन सा सेक्टर है जो कि डिफेंसिव है, यानी जिंदगी रुक सकती है लेकिन वो सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं रुक सकता। उस सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्ट है, वो उनके जो सेलिंग है वो चलने बंद नहीं हो सकते हैं, वो सेलिंग नहीं रुक सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है एफएमसीजी। जी हाँ, जब मार्केट के अंदर क्रैश आता है तो उस समय पे ये लोग बिल्कुल ठान लेते हैं कि भाई ठीक है, साला नई गाड़ी नहीं खरीद सकते, नया मकान नहीं खरीद सकते हैं, या फिर कोई नई बहुत बड़ी कार नहीं ले सकते, या कोई दूसरी चीजें नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर तेल के बगैर काम नहीं चलेगा, साबुन के बगैर और आटा के बगैर काम नहीं चलेगा। ये जिंदगी की जरूरत वाली चीजें हैं, समझना है ना। तो बड़े निवेशक जो होते हैं उनके माइंड में यही चीजें होती हैं कि भाई एफएमसीजी के अंदर हमें पैसे डालना है, ठीक है। लोग खरीदारी नहीं करेंगे, बहुत बड़ी चीजों को खरीदारी नहीं करेंगे, घर नहीं खरीदेंगे, लेकिन आटा, तेल, साबुन, ये चीजें जो बेसन की चीजें, ये सारी चीजें रुकने वाली नहीं है। तो भाई हमारा जो पैसा जाना चाहिए वो कहां पर जाना चाहिए, एफएमसीजी के सेक्टर में जाना चाहिए। इसीलिए क्रैश के टाइम का जो डेटा है ना, वो डेटा ये बताता है कि भाई क्रैशेस के टाइम पे अक्सर जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वो एफएमसीजी के अंदर निवेश करते हैं। इसका रियल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, चलिए 2008 के अंदर चलते हैं। 2008 के अंदर जब निफ्टी 50 50% से ज्यादा टूट गया था, क्रैश हो गया था, ठीक है ना। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उस टाइम पे टूट गए थे, बहुत बड़ा बड़ा स्टॉक टूट रहा था। लेकिन उस समय पे अगर मैं आपको बताऊं तो उस समय पे उतने बुरे सिचुएशन के बाद भी HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और नेस्ले जैसे जो कंपनीज है ना, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखलाया था। स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड जो और भी दूसरी कंपनीज है, जो दूसरे सेक्टर्स के हैं, जो दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, उनसे बेहतर परफॉर्म और बहुत अमेजिंग परफॉर्म करके दिखलाया था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने, नेस्ले ने। इस तरह के जो भी स्टॉक्स हैं इनके परफॉर्म बहुत अच्छे थे। ये 2 मेन है, इसलिए मैं इन दोनों के नाम ले रहा हूं। तो ये रियल एग्जांपल हो गया 2008 के क्रैश के टाइम का। तो यहां तक पहला सेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी एफएमसीजी का सेक्टर। अब दूसरा सेक्टर कौन सा है पता है आपको, फार्मास्यूटिकल। देखिए बीमारी जो आती है ना, बीमारी जब आती है तो वो ये नहीं देखती है कि मंदी चल रही है, गरीबी चल रही है, फकीरी चल रही है, रईसी चल रही है, बहुत ज्यादा कमाई हो रही है, उसको बीमारी होना नहीं, ये सारी चीजें देखकर नहीं आती है भाई। इसीलिए फार्मास्यूटिकल जो है ना, ये बहुत ज्यादा चलने वाले सेक्टर्स है। और जब भी क्रैशेस आता है ना, तो लोग यहाँ पर अपने पैसे को शिफ्ट करने लगते हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या फिर इंडिविजुअल लेवल के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने पैसे को फार्मास्यूटिकल में शिफ्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई चाहे कुछ भी क्रैश हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे रुक जाए, जिंदगी चाहे रुक जाए, लेकिन दवाई इंसान की जरूरत होती है, दवाई इंसान लेगा ही लेगा, दवाई मेडिसिन इंसान खाएगा ही खाएगा, और इसीलिए ये सेक्टर चलेगा ही चलेगा। और इस सेक्टर में जो भी कंपनीज काम कर रही है, इस तरह के प्रोडक्शन के ऊपर जो भी कंपनीज काम कर रही है, उन्हें उनके प्रोडक्ट चलेंगे ही चलेंगे। यानी फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन भी आ जाते हैं, और
हॉस्पिटल के अंदर यूज होने वाली वो सारी चीजें आ जाती है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसी कंपनीज के अंदर और ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर ये लोग पैसे डालते हैं। चलिए आप कहेंगे कि ये कैसे भाई, इसका भी कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल है क्या, रियल लाइफ में इसका भी कुछ एग्जाम्पल है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। 2020 के अंदर कोविड-19 के टाइम पे जब पूरा स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो गया था मार्च के महीने में, समझ रहे हैं ना, 2020 मार्च के महीने में जब पूरी तरह से मार्केट क्रैश हो गया था, उसके बाद जब रिकवरी शुरू हुई तो निफ्टी फार्मा ने सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी अपने आप को रिकवर किया था। पता है क्यों? क्योंकि निफ्टी फार्मा के अंदर आप सोचो ना भाई, फार्मा के अंदर कौन से स्टॉक्स होंगे, कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स होंगे, उन कंपनीज के प्रोडक्शन क्या होंगे, वो किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स मेडिसिन के ऊपर काम कर रही होगी, या हॉस्पिटल में काम आने वाली चीजें, या बीमारियों में काम आने वाली चीजें जो प्रोडक्ट होती हैं उनके ऊपर ही वो काम करते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बिक्री इन चीजों की थी। और कोविड-19 की मैं बात करूं तो भाई खास तौर से बीमारियों का ये क्रैशेस था, बीमारियों की वजह से ये क्रैशेस था, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा चल रहा था। इसीलिए निफ्टी फार्मा ने सबसे जल्दी रिकवर किया था। इस डेटा को आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और याद रखिएगा, सिर्फ ये रिकवर ही नहीं किया था, बल्कि रिकवर भी किया और मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दिया था। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं ना, तो तीसरे नंबर पे आ जाता है कौन सा सेक्टर? आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर क्यों भाई यहां पर काम करने लगते हैं क्रैश के टाइम पे? जबकि एक मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है आईटी के ऊपर वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये चीज मैं आपको बता देता हूं जो मेरे रिसर्च के मुताबिक आया, मैं वो चीज आपको बता देता हूं। देखिए, इसका रीजन ये होता है ना कि जब भी मार्केट के अंदर क्रैश आता है ना, तो मार्केट गिरने लगता है, ठीक है ना। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश आता है तो मार्केट गिरने लगता है, ठीक है। और गिरावट की वजह से क्या होती है ना कि आईएनआर जो होते हैं ना वो सस्ते होने लगते हैं, और डॉलर जो होते हैं वो मजबूत होने लगते हैं। और इन्फोसिस हो गया, उसके बाद टीसीएस हो गया, इस तरह की जो कंपनीज है ना वो डॉलर के अंदर अपनी कमाई करती है। तो इसलिए ये लोग जो है ना अपने पैसे को मतलब जो है आईटी सेक्टर के अंदर शिफ्ट करते हैं। लेकिन भाई मैं अपने ओपिनियन की बात करूं ना तो मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रैश की बात हो गई ना वो सिर्फ इंडिया के क्रैश की बात हो गई। लेकिन हम सिर्फ इंडिया की क्रैश की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया वर्ल्ड लेवल के क्रैश की बात कर रहे हैं। जैसा कि कोविड के टाइम पर आप देखो तो इंडिया के मार्केट भी गिर रहे थे, यहाँ पर भी क्रैशेस था, बाहरी विदेशों के मार्केट में भी क्रैश देखने को मिला था, अच्छे अच्छे स्टॉक्स बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी वो भी गिर रही थी। तो इन चीजों को इसीलिए हम पूरी दुनिया, प्लस उसी तरीके से लेमन ब्रदर क्रैश को देख लो कि भाई पूरी दुनिया की मार्केट उसकी वजह से गिर रही थी और क्रैश हो चुका था। तो ऐसे क्रैशेस की हम बात करें, इसलिए हम आईटी को बिल्कुल खारिज करते हैं, समझ रहे हैं हम। और एक सेक्टर और भी है जहां पर मुझे लगता है कि भाई यहां पर पैसे को निवेश करते हैं, वो है फाइनेंशियल सेक्टर। क्योंकि लोगों को मालूम है कि हमारा जो बैंक है, एनबीएफसी बैंक हो या पीएसयू, जो भी कंपनीज इस तरह की होती है, खासतौर से हम बैंक की हम बात करें, जो बैंकें होती है ना उनको मालूम है कि भाई हमारा सब कुछ डूब सकता है लेकिन बैंक नहीं डूब सकता है। क्योंकि अगर बैंक डूब जाए तो बुरी तरीके से देश का धज्जियां पीट जाएगा, और इंसान के साथ वो हो जाएगा जो इंसान ने सोचा नहीं था, जिसकी इंसान ने कल्पना नहीं की थी। तो ये भी एक सेक्टर जो है वो सेफ हेवन माना जाता है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा सवाल, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई जो 3 सेक्टर चुनते हैं बड़े बड़े निवेशक, और उन 3 सेक्टर को चुनने के पीछे रीजन क्या होते हैं? तो 3 बड़े रीजन होते हैं, समझ रहे हैं ना। सबसे पहला जो रीजन होता है ना वो लो बीटा, ठीक है ना। क्या रीजन होता है? लो बीटा। लो बीटा का यह मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब गिरावट होने लगती है तो जितनी तेजी के साथ मार्केट के और दूसरे स्टॉक्स गिरते हैं ना, इन कंपनियों के स्टॉक्स नहीं गिरते, इन सेक्टर्स के स्टॉक्स नहीं गिरते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, इस बात को जरा समझिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सेक्टर्स के जो स्टॉक्स होते हैं वो गिरते ही नहीं है, मतलब गिरते हैं, लेकिन बाकी के जो स्टॉक्स होते हैं ना वो बहुत तेजी के साथ गिरते हैं, लेकिन ये उतनी तेजी के साथ नहीं गिरते हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके गिरते हैं और कम गिरते हैं। अच्छा, इन 3 सेक्टर को चुनने के पीछे जो दूसरा रीजन है वो है डिविडेंड यील्ड। डिफेंसिव कंपनीज क्रैश के वक्त भी अच्छा डिविडेंड देती रहती है, समझ रहे हैं ना, देती रहती है। मतलब जो निवेशकों के लिए कैश फ्लो का काम करती है, समझ रहे हैं ना। जैसे आपको मैं बताऊं तो आईटीसी हो गया, पीएसयू हो गया और पावर कंपनीज हो गया, इस तरह की जो कंपनीज होती है ना वो क्रैश के टाइम पर भी अपने निवेशक को डिविडेंड यील्ड देती रहती है, जो कैश फ्लो का काम करता है इन्वेस्टर्स के पास में। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है, जो कि दूसरा रीजन है जिसकी वजह से बड़े निवेशक इस तरह के सेक्टर्स को चुनते हैं। और तीसरे और लास्ट और इंपॉर्टेंट रीजन की बात मैं आपको बताऊं तो
प्राइसिंग पावर, समझ रहे हैं ना, दुनिया में प्राइसिंग पावर बहुत बड़ी चीज होती है जो कि इन कंपनियों के पास होती है, समझ रहे हैं ना। जब मार्केट के अंदर या दुनिया के अंदर क्रैशेस चल रहा हो, मार्केट के अंदर गिरावट चल रही हो, ऐसे समय के बावजूद, क्रैशेस के बावजूद भी ये कंपनी जो होती है, इस सेक्टर की कंपनी जो होती है, वो अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकती है, अपने प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा सकती है और उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता है, और ना और बढ़ने की वजह से लोग खरीदना बंद कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, प्राइसिंग कीमत बोलते हैं, इसको प्राइसिंग पावर बोलते हैं, सॉरी प्राइसिंग पावर बोलते हैं। तो प्राइसिंग पावर ये तीसरा रीजन है जिसकी वजह से जो बड़े निवेशक हैं इस तरह के सेक्टर्स के ऊपर और इन तरह के सेक्टर्स की कंपनीज के ऊपर ये फोकस करते हैं। इसके अलावा एक और भी कि गोल्ड एक इनविजिबल सेक्टर है स्टॉक मार्केट के अलावा, समझ रहे हैं। अक्सर जब स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैशेस आपको देखने को मिलेंगे ना, तो उस समय पे जब आप गौर करेंगे ना, तो आपको गोल्ड जो होते हैं ना वो भागता हुआ मिलेगा, सिल्वर भागता हुआ मिलेगा, यानी कमोडिटी जो होती है ना वो भागती हुई मिलती है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी एक अच्छा रास्ता देखा जाता है, समझ रहे हैं ना। अक्सर जब स्टॉक मार्केट के अंदर 20% से ज्यादा के करेक्शन, 15% या 20% की करेक्शन जब मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे, उस समय पे आप देखेंगे कि भाई गोल्ड और सिल्वर भाग रहा होता है और वहां पर अच्छे रिटर्न्स बन रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से ये भी एक जगह है जहां पर आप ये मान सकते हो कि भाई लोग पैसे लगाते हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट से बाहर है, ठीक है। ये इनविजिबल क्या कहते हैं कि सेक्टर आप इसे कह सकते हो। और आप देखिए ना, पिछले 17-18 महीने से ही देखिए ना, गोल्ड ने कितना फास्ट रिटर्न्स दिया है, कितना तगड़ा और मजबूत रिटर्न्स दिया है, सिल्वर ने क्या रिटर्न्स दिया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट लगातार वोलेटिलिटी की वजह से गिरता हुआ जा रहा है। मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ती हुई जा रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म मार्केट का नहीं देखने को मिल रहा है, और इसलिए गोल्ड और सिल्वर और कमोडिटी, पूरी कमोडिटी की बात कर लीजिए कि भाई वो अच्छा खासा भाग कर दिखला रहा है, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दे रहे हैं। वो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी बिल्कुल नई बात है। तो ये तमाम तर बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बहुत अच्छी लगी हो। और दोस्त यकीन माने, रिसर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत होती है, बहुत मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक करके शेयर कर दे चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और आपका वैल्यूएबल फीडबैक क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एनी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।